कुछ दिन पहले मैं एक होटल के रिसेप्शन पर बैठा हुआ किसी की प्रतीक्षा कर रहा था। वहाँ कुछ पढ़ने को नहीं था, तो इसलिए पास में रखी हुई एक महिलाओं की मैगजीन के पन्ने पलटने लगा। उसमें एक आर्टिकल था कि आप विवाह के बाद नए घर में जाके अपने जीवन को किस तरह प्लान करें, किस तरह उसको आगे बढ़ाएं। उसको पढ़ के मुझे बहुत जोर से झटका लगा। उसमें एक जो बड़ा प्रमुखता से दिया हुआ सुझाव था वो कुछ इस तरह था कि जब भी आप ससुराल में जाने के बाद कोई भी चीज़ खरीदें, यदि आप वो अपनी आय से खरीद रही हैं, अपनी आमदनी से खरीद रही हैं, तो उसको अपने नाम से खरीदिए, जिससे कि आप यदि तलाक की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति आए तो उस स्थिति में उसको पूरी तरह से अपने पास रख सकें। इसके अलावा आपको वह तो सामान अपने पास रह ही जाएगा, जो सामान आपके पति के नाम में है आप उसमें से भी आधा ले पाएंगी। तो इसलिए जो भी एसेट आप अपनी कमाई से खरीदते हैं उनको अपने नाम से खरीदिए। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि पहले दिन से ही जो शिक्षा दी जा रही है वो तलाक के लिए दी जा रही है, एक सुखी वैवाहिक जीवन के लिए नहीं दी जा रही। अब इस जाहिर सी बात है कि इस तरह का साहित्य जो हमारे युवा मस्तिष्क हैं उनको दुष्प्रभावित करेगा, और जो समाज इस तरह के साहित्य को पढ़ेगा उसमें ज़्यादा से ज़्यादा परिवारों के टूटने की घटनाएं आती रहेंगी। इस व्यक्ति का चेहरा आज सारा देश जानता है। यह प्रताड़ित पुरुषों का चेहरा बन चुका है। अपने अंतिम संदेश में उन्होंने पूरे सिस्टम पर, यहाँ तक कि न्यायाधीश पर भी भ्रष्टाचार के बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं। और अंत में उन्होंने फ्रस्ट्रेट होकर ये कहा है कि यदि मुझे न्याय नहीं मिल पाता है तो मेरी अस्थियां न्यायालय के सामने के किसी गटर में डाल दी जाएं। जो कानून बनाए गए थे वो इसलिए बनाए गए थे जिससे कि जो लड़के का परिवार है वो दुल्हन के परिवार से दहेज के नाम पर वसूली ना कर सके, उनको परेशान ना कर सके। लेकिन यहां पर एक व्यक्ति के जीवन का अंत हो गया, उसने अपने जीवन को समाप्त कर लिया। क्यों? क्योंकि वह जो महिला थी, उस महिला की जो आर्थिक मांगे थी और इसके अलावा जो दूसरी मांगे थी उन मांगों को पूरी नहीं कर पा रहा था। इस व्यक्ति के आरोप के अनुसार इसको परेशान करने वाली इसकी पत्नी एक पॉर्न एडिक्ट थी, उसको पॉर्न देखने का शौक था और उसके कारण वह इससे ऊटपटांग शारीरिक मांगे किया करती थी जिनको यह व्यक्ति पूरा करने में असमर्थ था। कोई भी व्यक्ति अपने प्राण कब लेता है, आत्महत्या कब करता है? जब उसको लगता है कि सारे विकल्प समाप्त हो चुके हैं, जब उसे लगता है कि आगे जाने का कोई रास्ता नहीं है, जब वो असहाय महसूस करता है। हमारे समाज ने हमेशा अपनी सोसाइटी को एक पुरुष केंद्रित, पुरुष सत्तात्मक तरीके से दिखाया है, लेकिन यदि यह समाज हमेशा से महिलाओं को दबाता कुचलता आ रहा था तो ये क्यों है कि जितनी महिलाएं आत्महत्या करती हैं उसके 4 गुना पुरुष आत्महत्या करते हैं, खास तौर पे विवाहित पुरुष। जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB का आंकड़ा है जो कि इस न्यूज़ आइटम में शेयर किया गया है, उसके अनुसार वर्ष 2021 में 81,000 विवाहित पुरुषों ने आत्महत्या की। इसका अर्थ है कि 222 विवाहित पुरुष प्रतिदिन आत्महत्या कर रहे थे, लगभग हर घंटे में 9। क्या इसका यह अर्थ है कि पुरुष अत्याचार कर रहे हैं या पुरुष वास्तव में प्रताड़ित हैं? अब समय आ गया है कि जो ये कानून है, इन कानूनों की पुनर्समीक्षा की जाए और इनको लिंग तटस्थ यानी जेंडर न्यूट्रल बनाया जाए। जो विवाह है ये एक बहुत ही पवित्र बंधन है। भारतीय संस्कृति में विवाह होने के बाद उसको तोड़ने का कोई प्रावधान नहीं है। यदि आप ढूंढें तो आपको संस्कृत में तलाक शब्द का कोई इक्विवेलेंट नहीं मिलेगा। लेकिन दुर्भाग्य से आजकल के समाज में जो विवाह है वो बहुत टूट रहे हैं, तलाक बहुत हो रहे हैं। हम लोग दहेज की कहानियां सुनते हुए बड़े हुए हैं और इसके कारण होने वाली मृत्युओं के बारे में सुनते आए हैं। जो कानून महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाए गए थे, महिलाओं को दहेज से बचाने के लिए बनाए गए थे, वो अति उत्साह में एक तरफा बना दिए गए। जो एक मूल सिद्धांत है न्याय का कि जब तक कोई व्यक्ति दोषी ना साबित हो जाए तब तक उसको निर्दोष माना जाए, यह सिद्धांत दहेज के कारण जो एक्यूज्ड है, जो अभियुक्त है, उस पर लागू नहीं होता, उसको ये सुविधा नहीं दी जाती। अब इस तरह का अगर कोई एक तरफा कानून होगा तो उसका दुरुपयोग तो होगा। दुर्भाग्य से जो हमारे न्यायालय हैं उन्होंने भी फर्जी केस फाइल करने वालों पर कोई सख्ती नहीं दिखाई है। जो फर्जी केस आते हैं उसमें उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा जो अभियुक्त है उसको बरी कर दिया या कभी कभी असंतोष जाहिर किया। किसी व्यक्ति पर फर्जी केस डालकर यदि उसका जीवन खराब कर दिया जाए और उसके लिए उसको 500 रुपये का दंड लगाया जाए तो ये दंड नहीं है, ये एक भद्दा मजाक है। जो कानून है, फेमिनिस्ट कानून है, जिसमें कि दुर्व्यवहार यानी मोलेस्टेशन और यहाँ तक कि बलात्कार के भी जो कानून है उनका खुलकर दुरुपयोग होता है।
माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी निचली अदालतों को इस तरफ सावधान किया था कि फर्जी केस फाइल होते हैं, लेकिन जो समस्या है वो लगातार चले जा रही है। लेकिन आज मैं सिर्फ जो दहेज और जो डोमेस्टिक वायलेंस के कानून हैं इनके दुरुपयोग पर ही स्वयं को केंद्रित रखूंगा। आजकल 1 साल के अंदर अंदर ही शादी टूट जाना बहुत असामान्य नहीं है, दिख जाता है। जो महिला है उसको ऐसे मामले में ये माना जाता है कि वही विक्टिम है, डिफॉल्ट विक्टिम है। लेकिन आजकल बहुओं द्वारा सास को परेशान करना भी बहुत अनकॉमन नहीं बचा है। अब जो उदाहरण हम यहाँ देख रहे हैं इसमें जो बहू थी वो सास की पिटाई करती थी, और जब जो सास थी उसने और उसके परिवार ने ये मांग की कि इसको हमारे घर में आने से रोका जाए क्योंकि ये सास की पिटाई कर रही है, तो न्यायालय ने कहा कि पिटाई कर रही है तो कोई बात नहीं, लेकिन हम इसको आने से नहीं रोक सकते। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इस सास के जो हरेसमेंट को कोई भी व्यक्ति तब तक स्वीकार नहीं करता जब तक कि सास की हत्या ही ना कर दी जाए। इसी प्रकार जो ससुर हैं उन पर मोलेस्टेशन के और यहाँ तक कि रेप के भी फर्जी चार्ज खुलकर लगाए जाते हैं। एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति थी जहां पर कि एक व्यक्ति के विरुद्ध उसकी बहू ने, उसकी पुत्रवधू ने एक फर्जी केस लगाया और उस फर्जी केस को न्यायालय ने विड्रॉ करने की अनुमति दे दी, जबकि उस महिला को 10 लाख रुपया दिया गया। एक मामले में 80 साल का बुजुर्ग जो कि छड़ी लेकर चलता था उस पर बलात्कार के प्रयास का झूठा चार्ज लगाया गया। न्यायालय ये मानता है कि जो रिश्तेदार दूर रहते हैं, जिनका शायद प्रताड़ना में कोई रोल होना बड़ा मुश्किल है, उन पर भी प्रताड़ना का केस लगाया जा सकता है। जो एनआरआई हैं वो विदेश में रहते हैं लेकिन डोमेस्टिक वायलेंस का केस हमारे देश में, भारत में फाइल करते हैं। इस पर उच्च न्यायालय ने भी अपना असंतोष जाहिर किया है। इस सब को सुनकर लगता है कि भाई ये होता क्यों है। एक ऐसी लड़की जिसको कि उसके पति ने मेहनत करके किसी लायक बनाया, वो अपने उसी पति से नफरत करने लगे, तो ऐसे एहसान फरामोश व्यक्ति को हम क्या कहेंगे। आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज होती हैं, बहुत छोटे परिवार होते हैं, और इन छोटे परिवारों में सह अस्तित्व यानी को एग्जिस्टेंस और एडजस्टमेंट करना नहीं सीख पाते बच्चे। बहुत छोटा परिवार और बच्चे देर से पैदा होते हैं, तो इस तरह के जो बच्चे होते हैं वो बहुत ज़्यादा लाड़ प्यार से, नाजो नखरों से पाले जाते हैं, बहुत पैम्पर्ड होते हैं। तो इस तरह के जो बच्चे होते हैं जब वो किसी नए माहौल में जाते हैं तो वहाँ पर खुद को एडजस्ट नहीं कर पाते। जो हम लोग बचपन से कहानियाँ सुनते आए थे कि लड़कियों को परेशान किया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है, उसके कारण अभिभावकों के अंदर एक बेसिक अपराध बोध रहता है, गिल्टी फीलिंग होती है, जिसकी वजह से वो ज़्यादातर मामलों में इसको ओवरडू करते हैं, लड़कियों को कुछ भी नहीं कहते, और इस सब का जो परिणाम होता है तो उससे एक एग्रेसिव, एक गुस्सैल और एक अनअकोमोडेटिव, एडजस्ट ना करने वाला बच्चा पैदा होता है, एक बच्चा तैयार होता है। इन सब के ऊपर जब किसी लड़की का विवाह हो जाता है तो उसके माता पिता द्वारा सारा दिन बार बार घर पे फोन करके वहां पे क्या चल रहा है ये पता करना, उस पर कमेंट करना, इससे स्थिति और खराब हो जाती है। जब ऐसा परिवार, ऐसा विवाह जब टूटने की कगार पे आ जाता है तो उस समय जो लड़की का परिवार है वो ये कोशिश करता है कि लड़के के परिवार को सबक सिखाया जाए, और इसके चलते वो सारी परेशानियों को बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं और फर्जी कंप्लेंट फाइल करते हैं। एक ऐसा कारण इन सारी समस्याओं का जो समाज में बहुत कम चर्चा का विषय है वो है तलाक के समय महिला को मिलने वाला गुजारा भत्ता, गुजारे का अधिकार। गुजारा भत्ता, इस शब्द का मतलब ही ये है कि यह गुजारा करने लायक होना चाहिए, ये ऐसी महिला को दिया जाए जो कि अपना गुजारा करने में असमर्थ है। लेकिन अगर हम पिछले समय में देखें तो इस मद में जो धन की मांग है वो करोड़ों में होती है। जो न्यायालय हैं उन्होंने जो ऑर्डर दिए हैं और जो उन्होंने कमेंट किए हैं वो भी कई मामलों में बड़े दुर्भाग्यपूर्ण रहे हैं। 1 महीना शादी को हुआ, सिर्फ 1 महीना शादी रही और सीनियर सिटीजन से कहा गया, वरिष्ठ नागरिक से कहा गया, बुजुर्ग व्यक्ति से कि आप जीवन भर मेंटेनेंस देंगे। यदि प्रताड़ना का 498A का मामला फर्जी साबित हो जाता है तब भी आपको मेंटेनेंस देनी पड़ेगी। जो व्याभिचार यानी दुराचार एक ऐसा कारण है कि यदि इस महिला के दुराचार के कारण यदि परिवार टूटता है तो उस महिला को गुजारा भत्ता नहीं मिलता। तो हमारा न्यायालय कहता है कि कभी कभी दुराचार करे तो चलेगा, कभी कभी व्याभिचार करे तो चलेगा, यदि हैबिचुअल ऑफेंडर है तभी उसको गुजारा भत्ता नहीं दिया जाएगा। जिस केस की हम आज बात कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम चर्चा कर रहे हैं, अतुल सुभाष का केस, इस मामले में भी न्यायालय ने 2 साल के बच्चे के लिए 40,000 रुपया महीना गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया। अब समझ में नहीं आता कि 40,000 रुपया महीना एक 2 साल के बच्चे को किस लिए चाहिए। यदि हम तर्क की बात करें तो तर्क के अनुसार जो मेंटेनेंस है वो इतनी होनी चाहिए जिससे कि एक ऐसी महिला जो पढ़ी लिखी नहीं है या कमा नहीं सकती किसी कारण से, वो अपना गुजारा कर सके। लेकिन ऐसी महिलाएं जो अपने पति से ज़्यादा कमाती हैं, जब उनका तलाक होता है तो वो गुजारे की मांग करती हैं। जो मांगे हैं वो किसी भी तर्क, किसी भी लॉजिक से ऊपर होती हैं।
अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कि एक महिला ने 7 बार शादी की और अपने सातों पतियों पर प्रताड़ना का आरोप लगाया, दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाया, दहेज की मांग का आरोप लगाया और 7 के 7 हस्बैंड उसके अक्यूज थे। न्यायालय ने भी कहा कि आप इस तरीके से न्याय का मजाक उड़ा रहे हैं। एक व्यक्ति को यह कहा गया कि आप महिला को तो गुजारा भत्ता दीजिए ही, साथ में इसको कुत्ता पालने के लिए भी पैसे दीजिए। यदि न्यायालय ने यह तय कर दिया कि जो विवाह हुआ था वो वैध नहीं था, यानी विवाह हुआ ही नहीं, तब भी आपको गुजारा भत्ता देना पड़ेगा। इन सबको सुनकर ये लगता है कि ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया। ये एक ऐसा उदाहरण है जहां पर कि सशक्तिकरण का एक जो साधन था, वह साधन आखिर में जो दूसरा पक्ष है उसकी प्रताड़ना का जरिया बन गया। माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी यह माना है कि यह जो कानून है ये सबसे ज्यादा दुरुपयोग में आने वाला कानून है, इसका सबसे अधिक दुरुपयोग किया जाता है। लेकिन जो हमारी फैमिली कोर्ट्स हैं वो अभी भी ऐसे ऑर्डर पास कर रहे हैं जहां पर कि करोड़ों रुपया तलाक के समय एलिमनी के नाम पर दिया जा रहा है। 500 करोड़ रुपया, यह मांग सुनकर कोई भी उछल पड़ेगा और ऐसे उछल पड़ेगा कि छत से टकरा जाएगा। लेकिन माननीय न्यायालय ने न सिर्फ इस मांग को सुना बल्कि 12 करोड़ रुपया मेंटेनेंस के नाम पर दे भी दिया। ये सब बातें दुखद हैं। जो हमारे वकील हैं और जो हमारे न्यायाधीश हैं उनके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, वो इस बात को सुनिश्चित करें कि ये जो मेंटेनेंस, जो गुजारा भत्ता है, ये महिला के कल्याण के लिए हो, पुरुष को परेशान करने के लिए ना दिया जाए। जो करोड़ों रुपए की डिमांड एलिमनी के नाम पर की जाती है, ये गुजारा भत्ता नहीं है, ये तो वसूली है, उगाही है। तो कोर्ट जो हमारी है वो एक न्याय का स्थान बने, एक बार्गेनिंग का, एक सौदेबाजी का स्थान ना बन जाए। कोई भी महिला जो कमा रही है, जो आत्मनिर्भर है, उसको नॉर्मली मेंटेनेंस नहीं मिलना चाहिए और खासतौर पे इस तरह की उटपटांग राशि तो बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए। यदि न्यायालय को लगता है कि महिला को परेशान किया गया और महिला आत्मनिर्भर है तो उस परिस्थिति में जो लड़के का परिवार है उस पर कुछ अर्थदंड लगाया जा सकता है जो कि सरकारी खजाने में जमा किया जाए, जिससे कि उस परिवार को सबक मिले और वो पैसा समाज के कल्याण में इस्तेमाल हो। यदि इस समस्या को खत्म करना है तो जो भी इसके अंदर इन्वॉल्व लोग हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, उन सबको आगे आना होगा, सबको इसकी तरफ प्रयास करना होगा। जो रिश्ता है वो केवल पैसे के ऊपर आधारित ना हो। आजकल सबको ये चाहिए कि जी नौकरी वाली दुल्हन चाहिए, पैसा कमाने वाली दुल्हन चाहिए, लेकिन वो लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि इसके दुष्परिणाम क्या होते हैं, इसकी समस्याएं क्या है। जो लड़की नौकरी करती है या कोई व्यापार करती है या किसी भी तरीके से पैसा कमा रही है तो वो हो सकता है कि परिवार को उतना समय ना दे पाए जितनी आपकी अपेक्षा है। हो सकता है कि वो घर के बुजुर्गों की सेवा चाहकर भी ना कर पाए क्योंकि वो इतना समय नहीं निकाल पा रही है। एक बात और है साथ में कि जो महिला घर से बाहर निकलेगी, यदि नौकरी पे जाएगी तो वहां पर काफी लोगों से मिलेगी, तो उन मिलने वाले लोगों में हो सकता है कि कोई ऐसा व्यक्ति भी हो जो कि आपके परिवार के मामलों में, दैनिक मामलों में हस्तक्षेप करने लगे और या उसको भड़काने भी लगे। तो ये सब समस्याएं हैं जो कि कमाने वाली दुल्हन के साथ में आ सकती हैं। जो लड़की का परिवार है, विवाह करते समय यदि वो भी सैलरी पैकेज के अलावा और भी चीजें देखे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सिर्फ सैलरी पैकेज के पीछे भागेंगे तो समस्या हो सकती है। यदि हम ऐसे परिवारों में रिश्ता जोड़ें जिन परिवारों को हम पहले से जानते हैं तो शायद हम उनसे जुड़ी हुई समस्याओं को समझ सकेंगे, उन समस्याओं के बारे में पहले से सावधान रह सकेंगे और हो सकता है कि ऐसे परिवार से जुड़ने से बच भी सकें। जो सैलरी का पैकेज जिसके पीछे आजकल सब लोग भागते हैं, हमें समझना होगा कि यदि भारी भरकम पैकेज है तो उसके साथ भारी भरकम जिम्मेदारियां और शायद भारी भरकम समस्याएं भी आ सकती हैं। हो सकता है कि आपकी लड़की इस बात के लिए तैयार ना हो कि जो लड़का है उसको इतने भारी भरकम पैकेज के बदले में इतना समय अपने ऑफिस के लिए देना पड़ेगा। जो आजकल शादियां होती हैं उनमें जो दिखावा है वो दिखावा भी बहुत सारी समस्याओं का कारण है। जब इतनी शोर शराबे के साथ, धूम धड़ाम के साथ शादियां की जाती हैं, जब वो टूट जाती हैं तो इसका जो रिएक्शन होता है वो रिएक्शन भी बड़ा तीव्र होता है। जो अभिभावक हैं उनकी जिम्मेदारी है, उनको सुनिश्चित करना होगा कि उनके जो बच्चे हैं जिनका विवाह करने जा रहे हैं उन बच्चों को विवाह से पहले पूरी तरह से समझाकर तैयार किया जाए जिससे कि वो नए परिवार में एडजस्ट हो सकें। जो विवाह है वो एक धार्मिक बंधन है, इसको धार्मिक बंधन ही रहने दीजिए, इसको नफे नुकसान के लिए किए जाने वाला सौदा मत बनाइए। यदि कोई भी व्यक्ति किसी नए परिवार में जाता है तो वहाँ नए परिवार में जाकर उसको बहुत सारे एडजस्टमेंट करने होते हैं, बहुत सारी आदतों को बदलना होता है और शायद कुछ बलिदान भी करने होते हैं। ये जो वामपंथी विचारधारा है जो सिर्फ अधिकारों पर केंद्रित है, इसने सिर्फ विनाश ही किया है। हमें वापस अपनी संस्कृति की ओर जाना होगा जो अधिकार पर नहीं बल्कि कर्तव्य पर आधारित है। यदि सब लोग अपने कर्तव्य का ध्यान रखेंगे तो सबके अधिकार स्वतः ही सुरक्षित हो जाएंगे। जब एक बार यदि लगे कि परिवार में समस्या आ रही है
तो दोनों जो पक्ष हैं उनका जो प्रयास है वो ये होना चाहिए कि हम थोड़े एडजस्टमेंट करके इस समस्या का समाधान करें, ना कि एक दूसरे पर अपना शक्ति प्रदर्शन करें। इस तरह की समस्या कई बार जो प्रेम विवाह होते हैं उनमें भी ज़्यादा देखी जाती है, क्योंकि उनमें कई बार दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति होती है जब अभिभावक बजाय समस्या का समाधान करने के ये कह देते हैं कि हमने तो तुम्हें पहले ही मना किया था, तुमने अपनी मर्जी चलाई है। तो इस तरह की सोच से बचना चाहिए। जो समाज है उसका एक ये मानना है, ये धारणा है कि लड़के की शादी करके उसका परिवार दहेज लेकर अमीर हो जाता है, जबकि वास्तविकता इससे बिल्कुल विपरीत है। आज सन 2024 में जो लड़के का हो या लड़की का विवाह हो, दोनों में खर्चा लगभग बराबर होता है। यदि विवाह टूटने की स्थिति आती है तो ये मेंटेनेंस या एलिमनी कई बार परिवार को काफ़ी हद तक आर्थिक रूप से कमज़ोर कर देती है। जहां एक तरफ दहेज मांगना या दहेज लेना एक दंडनीय अपराध है, तो दूसरी तरफ वसूली की जारी है मेंटेनेंस के नाम पर, एलिमनी के नाम पर। जो हमारी फैमिली कोर्ट्स हैं उनको नेगोशिएटर का जो रोल है, जो सेटलमेंट कराने का जो रोल है, उस रोल से ऊपर उठकर न्याय सुनिश्चित करना होगा। उनको प्रत्येक केस की परिस्थितियां देखनी होंगी और जो पैसा देना होगा मेंटेनेंस, वो ये सुनिश्चित करके देना होगा कि वो मेंटेनेंस के लिए ही हो, एक ऐशो आराम वाली जिंदगी के लिए नहीं हो। और जिनको इसकी आवश्यकता नहीं है उनको सिर्फ कुछ सिद्ध करने के लिए, कुछ साबित करने के लिए मेंटेनेंस देना अच्छी बात नहीं है। यदि हम बराबर अधिकार की बात करते हैं तो बराबर कर्तव्य भी आने चाहिए। यदि कोई पुरुष अपंग है या किसी कारण कमा नहीं सकता है और महिला अच्छे से पैसा कमा रही है, तो लॉजिक जो तर्क है वो ये कहता है कि महिला की तरफ से पुरुष को गुजारा भत्ता मिलना चाहिए। लेकिन न्यायालय ने स्पष्ट रूप से इसके लिए ना कर दिया है। उन्होंने कहा है कि जो एक महिला अच्छे से पैसा कमा रही है, मोटा पैसा कमा रही है, उसको तो गुजारा भत्ता मिलना उसका अधिकार है, लेकिन अगर कोई दिव्यांग पुरुष गुजारा भत्ते की मांग करता है तो ये उसका आलस्य है। हमारे लिए तो बराबर अधिकार का मतलब साथ में बराबर कर्तव्य भी हैं। इस तरह के जो एक तरफा कानून रहेंगे, जो इस तरह से विकृत जो परिभाषा रहेगी बराबरी की, तो उससे तो झगड़ा ही होगा। ये समय है जब जनता को ये मांग करनी होगी कि इन कानूनों का पुनरीक्षण किया जाए। जो फेमिनिज्म है वो आज की तारीख में सेकुलरिज्म के जैसा हो गया है। सेकुलरिज्म शब्द का इतना दुरुपयोग किया गया कि आजकल इसको कोई सम्मान के साथ नहीं मानता है। इसी प्रकार फेमिनिज्म शब्द का भी दुरुपयोग बहुत ज़्यादा किया है। जो उदाहरण हमने अभी बात की जिनके बारे में, उन सब ने ये स्पष्ट कर दिया है कि यदि किसी पुरुष को कोई महिला परेशान करेगी, उल्टी सीधी एलिमनी की डिमांड करेगी, तो इन न्यायालय से भी शायद उसको कोई राहत नहीं मिलेगी। सरकारों ने भी इस तरफ कोई सार्थक प्रयास नहीं किया है। एक महिला को 150 रुपया महीना मेंटेनेंस दिया गया था उच्चतम न्यायालय द्वारा, तो वो मेंटेनेंस उसको ना देना पड़े इसके लिए संविधान में संशोधन कर दिया गया। लेकिन ये जो उसी मेंटेनेंस के अंदर जो एक्सटॉर्शन, जो कि ये वसूली चल रही है, इस पर सरकारें शांत हैं। जो एक मंत्री थी इस विभाग की, उन्होंने ऑन कैमरा एक बड़े न्यूज़ चैनल को ये कहा था कि यदि पुरुष परेशान होते हैं तो उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका मतलब ये है कि जनता की राय का दबाव ही सरकार को इस तरफ निर्णय लेने के लिए बाध्य कर सकता है। जब तक ये नहीं होता तब तक पुरुष पर प्रताड़ित होते रहेंगे, ये लूट चलती रहेगी और पुरुष अपने जीवन का अंत करते रहेंगे। इसके साथ ही मैं सभी दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि देता हूं और जो लोग विवाह बंधन में जुड़ने वाले हैं उनको एक शुभ वैवाहिक जीवन की शुभकामनाएं देता हूं। सर्वे भवन्ति सुखिनः। नमस्कार।